Hi, everybody, and welcome back to Business Group, where we bring you the latest business news and trends from around the world. So, let's dive right in. Our first headline takes us to the world of finance, where foreign fund house Coinang acquisition has made a wave with this recent move. Koenig has offloaded its entire stake in Manipuram Finance for an impressive 1,177 crore rupees. The bulk deal data reveals that Koenig disposed of over 8.37 crore shares, amounting to a 9.90% stake in the company. This move has shaken up the market and set the stage for the potential change in the financial landscape. अभी जो कोइनैग फॉरेन इन्वेस्टमेंट हाउस एक बहुत ही बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हाउस है, उसने ऑफलोड किया है मणिपुरम फाइनेंस से एक इम्प्रेसिव अमाउंट में, जो कि 1177 करोड़ का स्टेक, और जो डील है ओवर 8.37 करोड़ शेयर्स जो है वो अमाउंट करता है एटलीस्ट 9.90, हम अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी कोइनैग ने एक्वायर किया है. अब देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मणिपुरम फाइनेंस पे, जो कि मेनली मणिपुरम फाइनेंस का मार्केट गोल्ड लोन पे चलता है. अब देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है अलग अलग जो कंपनीज है जो कि गोल्ड लोन पे ऑपरेट करती है. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट न्यूज इज कमिंग फ्रॉम द फाइनेंस वर्ल्ड. We transition to the government e-marketplace GEM, which has achieved a massive feat. GEM has crossed the 1 lakh crore mark in the gross merchandise value GMV within just 145 days of the financial year 2023 and 2024. The achievement showcases GEM's commitment to transforming government procurement. गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जिसका नाम है जेम, लाइक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसका एक सब्सिडरी है जो कि मर्चेंडाइज पे डील करता है. उसने 1 लाख करोड़ का मार्क जो है वो क्रॉस किया है जस्ट 145 डेज में. काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव नंबर सामने आ रहा है. और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अलग अलग जो गवर्नमेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या जो ई मार्केट प्लेस है, जैसे कि अभी ONDC भी अभी हाल फिलहाल में मार्केट में लॉन्च हुआ है, लेकिन उतनी अच्छी तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी देखने को नहीं सामने मिल पा रहा है. देखते हैं किस तरह से जब ONDC पूरा एक्सपैंड कर जाएगा ऑल ओवर इंडिया, उसका क्या किस तरह से वो मार्केट को किस तरह से वो इनकम दर्शाएगी, क्योंकि 1 लाख करोड़ का मार्क जेम ने कंप्लीट किया जस्ट 145 डेज में. काफ़ी इंप्रेसिव नंबर आ जाता है सामने. इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइवेट कंपनीज पे, वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा. Moving on, in the realm of taxation, the income tax department is getting up for a game-changing update. The department plans to reduce the average processing and the insurance time for the tax refund for the current 16 days to a shift of 10 days. This news brings relief for the taxpayer and highlights government effort to streamline the tax refund process. और एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा न्यूज़ आ रहा है, खुशखबरी आ रहा है, जो कि पहले टैक्स रिफंड अगर आपने टैक्स कुछ ज़्यादा गलती से एस्टिमेट करके फाइल कर दिया होता है, तो उसमें जो है टैक्स रिफंड आपको 16 डेज के अंदर जो टाइम पीरियड दिया जाता है वो उसके अंदर आपको टैक्स रिफंड मिलने के चांसेस थे. लेकिन अभी जो टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने इस दिन को घटा के, इस टाइम पीरियड को घटा के 10 दिन तक कर दिया है. और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा न्यूज़ है, जो कि कॉर्पोरेट्स है और जो इंडिविजुअल है जो टैक्स फाइलिंग करते हैं और जो एस्टिमेशन से ज़्यादा टैक्स फाइल हो जाता है उनको अब जल्द रिफंड मिलेगा. मूविंग ऑन, टैक्स फैन, get ready for a big news we have been witnessing for. Elon Musk's Starlink is on the verge of bringing its satellite-based broadband service to India. After applying for GMPCS license with the Department of Telecommunication, Starlink is now on the blink of receiving the green light. और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग न्यूज़ आ रहा है
हमारे टेक इंडस्ट्री से स्टारलिंक जो कि ब्रॉडबैंड लाइक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करती है, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है, वो इंडिया में आ सकती है क्योंकि उन्होंने जीएमपीसी जो लाइसेंस जो कि ज़रूरी होता है वो फाइल किया है और एक ग्रीन लाइट मिलता हुआ दिख रहा है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन से। और ये किस तरह से जो इंडिया में जो कि नॉन सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर है जैसे कि जियो कह लीजिए या एयरटेल कह लीजिए, उससे किस तरह से इसको कंपटीशन मिलता है और किस तरह से ये, क्योंकि इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, तो किस तरह से इसका एडॉप्शन होता है स्टारलिंक का, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। Moving on, kick things off with a powerful collaboration that's making wave. Infosys has joined force with tennis legend Rafael Nadal in 3-year partnership. The mission to develop an AI-powered match analyzing tool that provides real-time insight during the live match. This game-changing tool is to change how Nadal and his coaching team analyze his performance. एक काफ़ी दिन पहले से एक न्यूज़ आ रही थी कि इन्फोसिस जो है वो AI पे काम कर रही है, और अभी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा न्यूज़ आ रहा है कि इन्फोसिस ने कोलैबोरेशन करा है टेनिस लेजेंड राफेल नडेल से। उनको एक टेक सोल्यूशन या टेक प्रोडक्ट प्रोवाइड की जाएगी उनके टीम को, जिसकी मदद से उनका जो कोचिंग टीम है और उनका जो लाइक स्पोर्ट्स टीम मतलब उनका जो टीम है जो कि देखभाल रखते हैं उनके मैनेजमेंट या जो भी स्टाफ्स है कोचिंग स्टाफ्स, तो उनको एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक इनोवेटिव AI पावर्ड टूल दिया जाएगा इन्फोसिस के द्वारा। और ये 3 साल का जो है ये पार्टनरशिप अभी तक हुआ है, और इसमें उनको रियल टाइम ऑन द स्पॉट ऑन द लाइव मैच उनको एनालिसिस या जो भी है डेटा मिल पाएगा, इंसाइट मिल पाएगा, जिसकी मदद से राफेल नडेल वो अपने जो परफॉर्मेंस है उनको इम्प्रूव करने में सक्षम होंगे। और ये सब राफेल नडेल के साथ अभी डील हुआ है। फ्यूचर में देखते हैं कि इन्फोसिस इस प्रोडक्ट इस जैसे AI पावर्ड प्रोडक्ट से किस किस प्लेयर तक और किस किस टीम तक पहुंचती है। ये काफ़ी ज़्यादा एक फ्रेश डेवलपमेंट है और ये काफ़ी नई सोच है कि स्पोर्ट को AI के साथ कोलैब करना और इसको एक सोल्यूशन की ओर से यूज़ करना। और सच में AI हर एक इंडस्ट्री में अपना फुटप्रिंट डाल रहा है और हर एक इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि इन्फोसिस को इसकी ओर से कितनी मदद मिलती है और किस तरह से इस फील्ड में इन्फोसिस जो है इवॉल्व करता है। मूविंग ऑन, टर्निंग टू द फाइनेंशियल realm, फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण's word echo loudly. Her priority is to tame inflation to ensure sustainable economic growth. With the retail inflation on the rise, we will develop into how government aim to strike a balance between controlling inflation and promoting economic recovery. हमने कवर किया था लाइक लास्ट न्यूज़ में ही कवर किया था कि इन्फ्लेशन जो है रिटेल इन्फ्लेशन वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, वेजिटेबल प्राइसेस भी बढ़ रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी ठोस स्टेप हमको नहीं दिखा था, लेकिन कुछ न्यूज़ आ रहा था जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ राइस जो है वो उतनी अच्छी तरह से नहीं हुई, उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, और जो शुगर केन है वो भी नहीं हुई है। तो उनका एक्सपोर्ट जो है शुगर केन का और राइस का उन्होंने बैन कर दिया था इंडिया ने, ताकि जो प्राइस उतनी ज़्यादा इन्फ्लेट ना हो एटलीस्ट इन दोनों प्रोडक्ट्स का। और अभी एक काफ़ी बेहतर और काफ़ी रिलीफ वाली न्यूज़ आ रही है फाइनेंशियल मिनिस्टर से कि वो निर्मला सीतारमण ने कहा है कि उनका मेन फोकस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना रहेगा। और ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या स्टेप्स और क्या मेजर्स और क्या पॉलिसीज निर्मला सीतारमण लाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट स्टोरी टेक्स अस टू द कॉस्मोस where India is pushing its boundaries in the space market. Lensa and Turbo and Hindustan Aeronautics are stepping into the spotlight as the potential bidder for the India's small satellite launch vehicle SSLV.
This privatization effort in part of government's policy to encourage investment in the space business. एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है हमारे स्पेस इंडस्ट्री को लेकर। आफ्टर द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 हमारे स्पेस इंडस्ट्री पे पूरे दुनिया की नज़र है और इंडिया चाहती है, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे स्पेस इंडस्ट्री में और ज़्यादा आए। इसके ऊपर एक स्टेप्स उन्होंने उठाया है कि लेंसर एंड टर्बो LNT और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी को जो SSLV है हमारा, जो SSLV जो इसरो का SSLV है, उनके ऊपर उनको बेचने के लिए एक पोटेंशियल बेट का जो बेट सामने लाया है लर्सन एंड टर्बो ने एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने। और इसको देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी कि और कौन कौन सी कंपनी और किस किस देश से इसके हमारे इसरो के प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या ध्यान रखता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती और काफ़ी ज़्यादा कम दाम में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और चंद्रयान 3 का सक्सेस हमारे इस कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से अब स्पेस इंडस्ट्री में हम एक रूल या एक मोनोपोली जैसा क्रिएट कर पाते हैं नहीं है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टैलेंट है और हमारे पास जो है किफ़ायती और बहुत ही कम दाम में स्पेस टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कर सकता है इंडिया। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि इंडियाज़ फ्यूचर इन द टेक इंडस्ट्री, इन द स्पेस इंडस्ट्री किस तरह से रहती है। मूविंग ऑन, स्विचिंग गियर्स टू द बैंकिंग सेक्टर, वी एक्सप्लोर हाउ चाइना's रियल एस्टेट क्राइसिस इज इम्पैक्टिंग फाइनेंशियल institution Bank of East Asia and China Construction Bank are grappling with the rising non-performing loan due to challenges in the property sector। अभी चाइना से न्यूज़ आ रही है, काफ़ी दिन पहले तक न्यूज़ आ रही थी कि चाइना में जो है वो इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब मार्केट भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और रियल स्टेट से भी खबरें बहुत ही ख़राब आ रही थी कि रियल स्टेट मार्केट भी बहुत ही गंदा और बहुत ही ख़राब स्थिति में है। चाइना के इन ऑल कहा जाए कि चाइना की इकोनॉमी बहुत ही ख़राब स्थिति में है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनका जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए, उनका रियल एस्टेट कह लीजिए, सारे इंडस्ट्रीज ठप पड़ चुकी है। और US रेगुलेशंस चाइना के ऊपर जो US लगाता आ रहा है रेगुलेशंस, उसके ऊपर भी उसके लिए भी चाइना इकोनॉमी इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। और अभी जो न्यूज़ आ रही है कि बैड लोन्स रियल एस्टेट में अभी बहुत ज़्यादा जो है गंदे ख़राब लोन्स जो कि उसका रिपे नहीं हो पा रहा है, जो कि रियल एस्टेट में लोन दिया गया है, NPA हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोन, नॉन परफॉर्मिंग लोन काफ़ी ज़्यादा है प्रॉपर्टी सेक्टर में। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से ये नॉन परफॉर्मिंग लोन जो है ये किस तरह से चाइना इकोनॉमी को, कि किस तरह से ये बैड लोन जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में है, प्रॉपर्टी सेक्टर में है, किस तरह से इस लोन को रिकवर किया जाता है और किस तरह से स्टेप्स उठाती है चाइनीज़ गवर्नमेंट रियल एस्टेट मार्केट को सही करने में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा खतरा फ्यूचर में ला सकते हैं। 2008 के क्राइसिस जो कि US मार्केट में आया था वो भी रियल एस्टेट से रिलेटेड ही था। तो देखते हैं किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और चाइना जो है उस सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी सामने आती है, तो उसका कनेक्शन, उनका मैन्युफैक्चरिंग अभी भी कुछ पार्टिसिपेशन है, चाइना का बहुत हद तक पार्टिसिपेशन है मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में। तो चाइनीज़ इकोनॉमी अगर डगमगाती है तो इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब ध्यान रखना पड़ेगा चाइना को, क्योंकि 2008 में US इकोनॉमी भी स्ट्रगल कर रहा था बहुत ज़्यादा और इसका रीज़न रियल एस्टेट में बैड लोन्स ही था। आप देखते हैं किस तरह से इसका कंट्रोल करती है चाइनीज़ गवर्नमेंट। Moving on to the next news, get ready for the major news. Subway, our long-standing family-owned chain, has undergone a change in ownership. Private equity firm Roark Capital is taking the reign and marking a significant shift for the beloved sandwich brand. एक काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आ रहा है कि सबवे जो कि फैमिली ओन्ड बिजनेस था
उसको अंडरटेक कर लिया है रोड फैक्ट कैपिटल ने। अब इसका जो है जो अब ओनरशिप है वो अभी चेंज हो चुका है। देखते हैं किस तरह से इसके बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ते हैं। काफ़ी नाम है, काफ़ी मतलब बड़ा नाम है सब, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में फैला हुआ है। देखते हैं किस तरह से इसके सप्लाई चेन में और इसके बिजनेस करने के मॉडल पे किस तरह से इसका चेंज, इस एक्विजिशन का चेंज होता है। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि सबवे जैसी ब्रांड, डोमिनोज जैसी ब्रांड, ये सारे ब्रांड जो है पूरे वर्ल्ड में हर एक कोने में फैली हुई है। तो देखते हैं किस तरह से इम्पैक्ट डालती है ये ओनरशिप चेंजेस। मूविंग टू आवर लास्ट स्टोरी. Our last story puts spotlight on the tech giant and the regulatory changes. Europe's new law are impacting a major player like Amazon, Apple, Google, and more. This comprehensive regulation tackle issues ranging from the misinformation to the targeted advertising and e-commerce practices. एक काफी ज़्यादा बड़ा न्यूज़ आ रहा है कि EU जो है उन्होंने रेगुलेशन लगाया है अमेज़ॉन, एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों में उनके मिस इन्फॉर्मेशन और एडवर्टाइजमेंट और ई कॉमर्स प्रैक्टिसेस को लेके। EU का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है कि कोई भी लॉ ना ब्रेक करे, कोई भी कंपनीज जो है वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन को लेके ज़्यादा मिस हैंडलिंग ना करे। और इसको हमने देखा है कि EU ने बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिया है, जैसे कि EU का ही ऑर्डर था कि एप्पल आईफोन्स में जो है वो टाइप सी कोड लगना ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है। और अब से आईफोन 15 में हमें टाइप सी कोड मिलने के चांसेस है। और इसको ही देख के और इसके इस जैसे स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए EU जो है वो और काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स ऐसे ले रहा है और लेता आ रहा है। और अभी जो रिसेंट स्टेप उन्होंने जो लगाया है वो रेगुलेशंस लगाया है, जो कि अमेज़न, एप्पल और गूगल जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनके ऊपर जो मिस इन्फॉर्मेशन है, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट है और जो ई कॉमर्स प्रैक्टिसेस है जिसके लिए कि इन कंपनीज को क्रिटिसाइज करा जाता था, उसके ऊपर एक रोक या एक रेगुलेशन EU ने लगाया है। So that's the wrap for today's video. Hope you like this video. If you do, please click the like button and don't forget to subscribe to our channel to never miss any video from our channel. This was Mohammad Tariq Rizwan onto your screen, and thank you for watching.